दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आप जानते हैं जनवाणी कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उन विषयों और उन मुद्दों को लेकर उपस्थित होते हैं जिनका सीधा सरोकार रहता है हमसे, आपसे और हम सभी से। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में भी हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जो आपके लिए और हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज हम बातचीत करेंगे सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के विषय में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में सादर आमंत्रित हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तकनीकी प्रबंधक श्रीमान अशोक कुमार रोलानिया जी। और आपको ये भी बताते चलें कि आज का हमारा जनवाणी कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। इसमें आप हमारे कार्यक्रम के विषय से संबंधित अपने कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंकाएं हैं, कोई भी आपकी समस्याएं हैं, उनके जवाब, उनके समाधान आप हमारे आज के विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे दूरभाष नंबर आप नोट कर लें। फ़ोन नंबर है 2800-177 और 2800-178। शिमला का STD कोड 0177 रहेगा। फ़ोन नंबर एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, 2800-177 और 2800-178। सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और आज के हमारे जो आमंत्रित मेहमान हैं डॉक्टर अशोक कुमार रोलानिया जी, सबसे पहले मैं आपका स्टूडियोज़ में स्वागत करता हूं। और हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हर 3 मिनट में दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और हर मिनट में एक दुर्घटना हमारे देश में कहीं ना कहीं सड़क हादसों के कारण होती है। इसके आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आप डेटा बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जो हमारा रोड एक्सीडेंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं जी, और उनमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। तो ये जो नंबर है ये बहुत ही डराने वाला जैसा नंबर है और बहुत हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि क्यों इतने रोड एक्सीडेंट हमारे देश में हो रहे हैं। बिल्कुल जी। और ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हमारे देश में होते हैं। बिल्कुल जी। तो ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ 5 लाख का, ये वो आंकड़ा है जो अपने FIR के अंदर जो दर्ज होता है, ये जो पुलिस के पास जो डेटा जाता है, इसमें वो डेटा नहीं है जो पुलिस के पास नहीं जाता है। असल में पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं दुर्गम क्षेत्रों में होती होगी जहां तक या तो मीडिया की पहुंच नहीं है या फिर वो पुलिस चौकी तक उनकी शिकायत नहीं पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें एक स्टडी हुई है जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा कि जिसमें IIT दिल्ली और WHO ने स्टडी की है। उन्होंने बताया कि जितने लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डेटा बनाया, तो हमारे देश में 5 लाख नहीं बल्कि 15 लाख एक्सीडेंट होते हैं जी। तो इसके जो मुख्य कारण हैं उसमें से सबसे पहला कारण है कि हम लोग बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं जी। शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल पे बात करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, रॉन्ग साइड में ड्राइव करते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो रोड सेफ्टी के जो फीचर्स है जैसे कि सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहनते हैं। देखिए, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने से आपकी मौत नहीं होगी, सॉरी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन आप एक्सीडेंट होने के बाद आपकी मौत का कारण बन सकता है। बिल्कुल। तो ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से हमारे देश में एक्सीडेंट हो रहा है। अशोक जी, अगर थोड़ी बहुत सावधानियां हम वाहन चलाते वक्त बरतें तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं होने की जो संभावना है उन्हें कम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हमारा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पर समतल इलाके भी हैं और पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, तो प्रदेश में दुर्घटना होने की आपको मुख्य कारण क्या लगते हैं और क्या किन क्षेत्रों में जो है वो दुर्घटना की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश हमारा जैसा जोग्राफिकल टेरेन है, हमारे पास एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो है रोड। ना हमारे पास रेलवेज़ हैं, ना हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं। तो हमारा जो एक्सीडेंट डेटा वो है कि हमको हर साल 3500 के आसपास एक्सीडेंट होते हैं और उसमें 1200 लोगों की मौत होती है जी। तो जोग्राफिकल टेरेन के हिसाब से बात करूं मैं तो जो मुख्य कारण है उसमें जैसे बसें खाई में गिर जाती हैं, गहरी खाई में गिर जाती हैं क्योंकि वहाँ क्रैश बैरियर नहीं होते या फिर वहाँ पे पैरापेट नहीं होता है, तो वो एक मुख्य कारण है जिसमें 50% लोगों की मौत हो रही है। दूसरा मुख्य कारण है कि तीखे मोड़ होते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बार बार मोड़ आते हैं जी। तो मोड़ पे कुछ जो ड्राइवर्स होते हैं वो डेंजरस ओवरटेकिंग करते हैं, तो आमने से सामने से कई बार व्हीकल आ जाता है तो फिर हेड ऑन कोलिजन होता है, तो उसमें एक्सीडेंट भी होता है और मौत होने के भी चांसेस हैं उसके अंदर। फिर हमारी वेदर कंडीशन कई बार ऐसी होती है कि जैसे फॉग हो गया या फिर स्नोफॉल हो गया,
तो उस केसेस में भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और चौथा मुख्य कारण मुझे लगता है यहाँ की जो रोड की जो विड्थ है और ज्योमेट्री है कि सड़कें संकरी है और जो एक निश्चित पैमाना है उसके अनुसार सड़कें बनी बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल उसके हिसाब से सड़कें बनी नहीं है क्योंकि जो पहले सड़कें बनी हैं उस टाइम यदि हमारे को लैंड के किसी ने नहीं दी तो वहाँ थोड़ी रोड सकड़ी कर दी है। बिल्कुल। कहीं फॉरेस्ट आ गया उसको कम कर दिया है। ग्रेडियंट जो होता है वो प्रॉपर जो हमारे आईआरसी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से नहीं है। तो ये यहाँ की ज्योग्राफिकल दृष्टि के हिसाब से ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने जिक्र किया अशोक जी के विश्व में सबसे अधिक अगर किसी देश में सड़क दुर्घटनाएं होती है, सड़क हादसे होते हैं, तो वो हमारा देश भारत है। ये बहुत ही चिंताजनक है और शर्मनाक बात भी है कि इतनी अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने के बाद और देश भर में जो हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं और लोगों को जागरूक करने के भी भरपूर प्रयास करके उसके बावजूद भी इतनी अधिक संख्या में सड़क हादसे हो रहे हैं, इसके आप क्या कारण मानते हैं और इनमें सुधार करने की आपको क्या गुंजाइश दिखती है और क्या आप देखते हैं कि क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि सड़क हादसे कम? देखिए, जो भारत सरकार है वो पिछले 4 से 5 साल में इस मुद्दे को लेकर सेंसिटिव हुई है और उसका मुख्य एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो फ़ाइन है वो 5 से 10 गुना बढ़ गए हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो फ़ाइन का जो एक डर है वो अब थोड़ा लोगों के अंदर डर सा है कि मुझे पहले 100 रुपये किसी चीज़ के देने पड़ते थे तो मुझे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और उसमें और भी अच्छे अच्छे प्रावधान हैं जिसमें कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव करता है उसके अंदर जुर्माने का प्रावधान तो है ही, उसमें जेल का प्रावधान भी है कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं और आपने किसी की एक्सीडेंट से आपने किसी की मौत कर, उसमें जेल का प्रावधान भी है जी। और कई बार क्या होता है कि कोई तेज़ रफ्तार से कोई गाड़ी चला रहा है, वो आपको हिट कर गया और फिर वहाँ से भाग जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल होता है। तो उस केसेस में गवर्नमेंट कंपनसेट भी कर रही है कि 2 से 2.5 लाख रुपए का कंपनसेशन देती है ऐसे लोगों को। जी, आप बात कर रहे हैं जो ये मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में आया। 2019 में। बिल्कुल जी। तो इसके और क्या क्या प्रावधान है जो मतलब सड़क सुरक्षा के हादसों को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है और जिस किसी के भी व्यक्ति की सड़क हादसों के दौरान दुर्घटना होती है, उसे चोट लगती है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसे क्या सहायता मिल सकती है? देखिए, सहायता का प्रावधान तो अभी भी है हमारे सिस्टम में कि जब किसी की एक्सीडेंट होती है, जैसे हिमाचल में भी जब एक्सीडेंट होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, नीचे खाई में गिर जाता है बंदा, उसकी मौत हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसमें कंपनसेट करती है जी। लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो एक नया सवेरा है। मैं कहता हूँ कि हमारे देश में जो सड़क सुरक्षा को मोटिवेट करने का एक नया सवेरा है। बिल्कुल। तो बहुत सारे स्टेट्स ने इसको फॉलो किया है, हिमाचल ने नहीं किया है। इसमें हिमाचल को भी करना चाहिए, बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं। इसमें तमिलनाडु ने इस एक्ट के आने के बाद 54% तक रोड एक्सीडेंट कम किए हैं। तो उसमें थोड़ा सा कोविड का फैक्टर भी रहा है, बट 54% तो बहुत होता है। तो हमें भी उस स्टेट से सीखना चाहिए और हमें भी रोड एक्सीडेंट कम करने चाहिए। इसमें एक सबसे अच्छा प्रावधान ये भी है कि कोई माइनर है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो व्हीकल चलाता हुआ पकड़ा गया, तो उस केस में उसके पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल किया है कि उसमें पेरेंट्स को जुर्माना और पेरेंट्स को जेल तक का भी प्रावधान है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अभिभावक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो माइनर्स को गाड़ी ना चलाने दे। इससे ना केवल उस जो नाबालिग है उसके जीवन को खतरा हो सकता है, लेकिन उसके कारण अन्य जो गाड़ी चलाते हैं उनके जीवन को भी खतरे में वो डाल सकता है। बिल्कुल सही। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन आपने जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश ने जो रोड सेफ्टी एक्ट 2019 है उसको अभी अपने उसमें जो है उसका शुरू नहीं किया है। क्या ये राज्य सरकार पर है कि वो जो राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बना है उसका वो अनुपालन करना चाहे या नहीं करना चाहे? हाँ बिल्कुल, ये जो ट्रांसपोर्ट का मुद्दा है ये स्टेट सब्जेक्ट है। ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्ट निकाल दिया है क्योंकि ये 30 साल पुराना एक्ट था जिसका अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो स्टेट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि वो उस एक्ट को किस तरह से लागू करता है। वो उसमें फ़ाइन कम भी कर सकता है, उसमें जो चेंजेस कर सकता है वो उस पर डिपेंड करता है। वो यहाँ पे सिस्टम ये है कि आप जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आ गया तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेके उसको कैबिनेट से अप्रूव करवाना होता है और कैबिनेट से अप्रूव करने के बाद होने के बाद ही ये मतलब हमारे इसमें हिमाचल प्रदेश में लागू हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि कब तक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस मोटर वाहन
अधिनियम 2019 को इम्प्लीमेंट करेगी? उम्मीद है कि जैसा मैंने सुनने में आया कि फाइल गई है शायद कैबिनेट के अंदर, और जल्दी ही जैसे ही कैबिनेट इसको अप्रूव कर देगी या जिस क्वांटम में अप्रूव करे, यदि फ़ाइन सरकार ने 5 से 10% या 5 से 10 गुना लगाए हैं भारत सरकार ने, तो वो थोड़ा कम कर सकती है, बट उसको लागू जरूर करना चाहिए। उसमें फ़ाइन ही नहीं, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोविज़न हैं जो हिमाचल सरकार में जो जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके लिए एक हेल्पफुल रहेंगे इसमें जो प्रोविजंस हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शीघ्र हिमाचल प्रदेश सरकार भी जो ये मोटर वाहन अधिनियम 2019 है उसके जो प्रारूप है उसको लोगों के समक्ष लाए और लोग उनका फ़ायदा लें, और इससे सड़क हादसों में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कमी आएगी, और ऐसे में जो बाकी इसकी सहूलियतें हैं वो भी प्रदेश के नागरिकों को मिलेगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी वाहन तभी चला सकता है जब उसके पास वाहन चलाने का लाइसेंस हो, और ये भी देखा गया है कि पूरी दुनिया में हमारे देश में ही सबसे आसानी से, सबसे सरलतम तरीके से और सबसे जल्दी किसी भी चालक को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, चाहे वो उसने व्यक्तिगत निजी वाहन चलाना हो या फिर उसने कमर्शियल व्हीकल या सार्वजनिक वाहन चलाना हो। तो इसके आपको क्या लगता है, क्या ये नियम सही है, इसमें सुधार की ज़रूरत है, या किसी भी व्यक्ति को वाहन चलाने का लाइसेंस देने के लिए उसके जो मानक हैं वो थोड़े और सख्त और कड़े होने चाहिए, ताकि दुर्घटना होने की जो संभावना है, सड़क हादसों की जो संभावना है, उस पर शुरू से ही थोड़ी सी उस पर नियंत्रण किया जा सके? देखिए, मैं फिर एक बार आंकड़ों की बात करूंगा कि हमारे देश में जो 90% एक्सीडेंट वो मानवीय भूल के कारण हो रहे हैं, ऐसा हमारा डेटा बताता है। तो मानवीय भूल क्यों हो रही है, उसका मुख्य कारण है कि जिस तरह से हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो सबसे बड़ा कारण है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि हमारे देश में जो इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं वो तब उसमें मुख्य कारण ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है। उसमें भी मैं एक स्टडी की बात करूंगा जिसमें ये निकल के आया कि 60% जो ड्राइविंग लाइसेंस हमारे देश में है वो उन्होंने ना तो कोई टेस्ट दिया है, ना ही उन्होंने ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी एक टेस्ट होता है, ना वो दिया है। तो 60% जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि रूल्स क्या हैं ट्रैफिक के, उनको कैसे फॉलो करना है, उनको सही से गाड़ी चलानी आती नहीं है। तो ऐसे लोग जब रोड पे आएंगे और जब गाड़ियाँ चलाएंगे तो अपनी जान तो मुश्किल में डाल ही रहे हैं, वो अपनी फैमिली की जान मुश्किल में डाल रहे हैं, और जिसके साथ उनका एक्सीडेंट होना है उनकी और उनकी फैमिली की जान भी मुश्किल में डाल रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, इसको मेरा ये मानना है कि इसको कंप्यूटराइज करने की ज़रूरत है। इसमें सीसीटीवी कैमराज को लेके आना चाहिए, आईटी इनेबल्ड सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो टेस्ट है वो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरेज की निगरानी में हो, और इसमें जो ड्राइविंग टेस्ट है वो भी बिल्कुल ऑटोमेटिक नेचर का हो, ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे और स्किल्ड ड्राइवर्स जब आएंगे रोडों के ऊपर तो डेफिनेटली रोड एक्सीडेंट भी कम होंगे, और रोड एक्सीडेंट में जो हो रही मौत है वो भी कम होगी। जी हाँ, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। और दर्शकों, एक बार पुनः मैं आपसे कहूँगा कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है और उसका आप जवाब चाहते हैं तो स्टूडियोज़ में आप हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। बात करने के लिए हमारे दूरभाष नंबर है 2800-177 और 2800-178। यदि आप शिमला के बाहर से फ़ोन करते हैं तो शिमला का STD कोड 0177 लगाना ना भूलें। अशोक जी, पुनः विषय पर आते हैं। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य को लेकर। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा पहाड़ी प्रदेश है और समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविज़न्स की न्यूज़ के माध्यम से हम सुनते रहते हैं कि बस गहरी खाई में गिरी, इतनी अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। तो ऐसे में लोगों की जो जीवन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और लोगों की जो अधिक संख्या में मृत्यु हो रही है, उसका आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? और प्रदेश सरकार की ओर से सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर या तो पैरापेट नहीं होता है या क्रैश बैरियर नहीं होता है। तो क्या होता है कि बस जब हमारी रोड पे चल रही है और ओवरटेक किया या किसी ने सामने से कोई व्हीकल आ गया तो कई बार अनकंट्रोल होके नीचे खाई में गिर जाती है और उस पर बल्क लोगों में 40, 45, 50 लोगों की मौत होती है जी। और सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती है जब वो खाई, जिस खाई में वो बस गिरी है वहाँ पे यदि कोई नदी बह रही हो जी बिल्कुल, तो उसमें डूबने से भी लोगों की मौत हो जाती है। तो इसके जो मुख्य कारण है और सबसे मुख्य कारण तो यही है कि ये हमारे जो क्रैश बैरियर और ये पैरापेट्स हैं लगभग सभी रोडों पे लगने चाहिए
एटलीस्ट जितने जो तीखे मोड़ है उनके ऊपर तो मैंडेटरी लगा देनी चाहिए, बिल्कुल ताकि जो बसें नीचे गिर रही हैं 100 फीट 200 फीट 300 फीट नीचे खाई में गिर जाती हैं और फिर इतने सारे लोगों की मौत होती है, उसको बचाया जा सके। जी। दूसरा मुख्य कारण है कि जो ड्राइवर्स इनको चला रहे हैं उनका कोई ड्राइविंग लाइसेंस का सिस्टम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 60% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास फर्जी लाइसेंस जी। है। यदि ये लोग बसें चलाएंगे तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। हाँ, तो इस सिस्टम को कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो सिस्टम है बसेस के लिए तो बिल्कुल अलग होना चाहिए, बस ड्राइवर्स के लिए तो अलग एक पैटर्न होना चाहिए और एक अलग सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर अच्छे जो ड्राइवर्स है वो निकल के आए। जी अशोक जी, आपकी बातचीत हम जारी रखेंगे। एक फ़ोन कॉल आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार जी, अपना नाम और पता बताएं सर, और अपना नमस्कार सवाल जी। पूछें। सर मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बरसाला से बोल रहा हूँ सर। हेलो आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही, आप पुनः अपना सवाल बताएं। सर, मेरा सवाल ये है कि आम एक युवा लड़का 18 से 20-22 साल का, जी अगर वो मोटरसाइकिल लेके घर से निकलता है तो रास्ते में अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है जी तो हमेशा दोष उसी का क्यों क्यों माना जाता है, जबकि सामने वाला भी गलत हो सकता है। इनकी आवाज़ स्पष्टता से हमारे पास नहीं पहुंच रही है, लेकिन इनका कहना ये है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच में है और वो गाड़ी चला रहे और गाड़ी के चलाते दौरान उनकी दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में उन्हें क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, जो 18 से 22 साल की उम्र हो या कोई भी उम्र, कोई किसी का भी एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट का कभी भी एक कारण नहीं होता है जी उसके मल्टीपल कारण होते हैं। कि जैसे मैं जा रहा हूँ सड़क पे, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, सड़क की जो पेमेंट कंडीशन है वो ख़राब हो, या हो सकता है मेरा व्हीकल चलने लायक ना हो, या फिर हो सकता है कि सामने वाले की गलती हो। जी तो इसमें हिट एंड रन केसेस में, या फिर जैसे एक गवर्नमेंट की स्कीम भी आई थी पीछे जिसमें आपका फ्री इलाज था कि आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अंदर आपको फ्री इलाज मिलता है। कुछ उसमें एक लिमिट है कि 2 से 2.5 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट उसको उसमें जो इलाज होगा उसका जो वहन होगा वो गवर्नमेंट करेगी। तो फ़ायदे की बात करें तो यही फ़ायदा है कि बस आपको थोड़ा कंपनसेशन मिल जाएगा, लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी वापस नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। इससे अच्छा है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, आप जो भी सड़क सुरक्षा के मानक हैं उनको भरपूर तरीके से उनका सम्मान करें, उनको उसका जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करें ताकि आपकी जान जाए ही ना। जी हाँ सर, आपने बात करी कि अगर किसी भी कारण से आपकी दुर्घटना होती तो थोड़ी बहुत चिकित्सीय सुविधा आपको मिलेगी। इसमें जो ये सहायता मिलती है ये निजी वाहन चालक को भी मिलेगी या फिर जो सरकारी वाहन में सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उन्हीं को मिलेगी? देखिए, इसमें जो एक्सीडेंट के अंदर जिनकी डेथ होती है उसके अंदर हिमाचल सरकार कुछ कंपनसेशन पे करती है, एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता है, बट कंपनसेशन मिलता है उसके अंदर। तो चाहे वो आप पब्लिक उसमें जाओ या फिर आप जनरल उसके अंदर आपकी पर्सनल व्हीकल हो उसमें भी। जैसे पुराने जो भी बस एक्सीडेंट हुए हैं उसके अंदर भी जैसे प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से भी सहायता मिली है, 5-5 लाख रुपए लोगों को मिले हैं जहाँ बल्क कैजुअलिटीज़ हुई है। तो जो कंपनसेशन का है वो तो यही प्रावधान है। जी सर, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा कि अगर कहीं भी सड़क हादसा होता है, दुर्घटना होती है, तो ऐसे में जो प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए वहाँ के जो लोकल सपोर्ट है, वो स्थानीय जो लोग हैं वो सबसे जल्दी वहाँ पहुँच भी सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन उनकी मानसिकता ये है कि वो मदद करने से कतराते हैं। उसका मुख्य कारण है पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई। तो ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों की इस मानसिकता को बदलने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों के दिमाग में ये भय ना रहे कि अगर वो किसी ज़रूरतमंद की, सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति की मदद करना चाहें और अगर वो मदद करते हैं तो प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाले समय में नहीं होगी? देखिए, ये जो हेल्प करने वाली बात है इसमें जो पुरानी मानसिकता ये थी कि 75% लोग हैं वो रोड एक्सीडेंट विक्टिम की या फिर जो जिसमें रोड एक्सीडेंट में कोई घायल हो जाता है तो उसकी हेल्प करने से थोड़ा सा कतराते थे जी। तो उसका मुख्य कारण जैसे आपने बताया कि पुलिस उनको परेशान करती थी कि भाई किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, या फिर हॉस्पिटल में यदि वो किसी को लेके गए तो हॉस्पिटल वाले उनको परेशान करते थे कि भाई इसका इतना पैसा हुआ ये आपको भरना पड़ेगा, या फिर
लीगल फॉर्मेलिटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता था। जी। तो अब ये सरकार ने इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइंस निकाली है। उसमें ये बोला है कि यदि आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं टाइम पे, तो आपको कोई भी पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती, ना आपको हॉस्पिटल का बिल भरना है और ना आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा। आप उसकी हेल्प कीजिए, उसको अस्पताल पहुंचाइए और आप अपने घर जा सकते हैं। जी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा मैं इसके अंदर कि एक मेडिकल एसोसिएशन की स्टडी हुई थी। उसमें ये पाया गया कि 50% जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनको यदि एक्सीडेंट के 1 घंटे में यदि ट्रीटमेंट मिल जाता है तो 50% लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो मेरा ये सभी श्रोताओं से एक संदेश समझ लीजिए कि जहाँ भी आपको रोड एक्सीडेंट विक्टिम या रोड पे दिखता है तो आप उसकी ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि अब आपको ना तो पुलिस परेशान कर सकती है, ना आपको हॉस्पिटल वाले परेशान कर सकते हैं और ना आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हम समझते हैं कि जो आम जनमानस है वो किसी भी सड़क हादसे के दौरान दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करने से अब नहीं कतराएगा और उनकी मानसिकता में ज़रूर बदलाव होगा। अशोक सर, हम देखते हैं कि आपका जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है वो सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के आधारित एक महीना मना रहा है। इसमें आपका उद्देश्य ये है कि आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि यातायात नियमों का हम कैसे पालन कर, सड़क सुरक्षा से हम कैसे बच सकते हैं। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि आपके विभाग के द्वारा हिमाचल प्रदेश में सड़कों के चौड़ीकरण करने का और फिर 4 लेनिंग का काम चला हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस कदम से सड़क हादसों में कोई सुधार होगा? देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ सड़क सुरक्षा माह की। इस साल हम लोग, पिछले हर साल हम लोग रोड सेफ्टी वीक मनाते थे, इस बार रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं, क्योंकि पहले हम 7 दिन लोगों को जागरूक करते थे, अब हम लोग 30 दिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आज का प्रोग्राम भी उसका ही एक पार्ट है। हम जितने भी वर्कर्स हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हैं उनको रोड सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। और भी हम लोग जितने भी जागरूकता अभियान है वो चलाते हैं अपने, जैसे कि पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे देश में 4 लेनिंग का, 6 लेनिंग, 8 लेनिंग के काम कर रही है। जी सर, आपके पास जानकारी बहुत है और विषय से संबंधित हमारे दर्शक भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत कुछ रह ना गया हो, लेकिन समय सीमित होने के साथ ही आपने आज के विषय से संबंधित हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ये था हमारा आज का जनवाणी कार्यक्रम। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो गए। अब अनुमति दीजिए आप सभी को नमस्कार।